पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 15। पाकिस्तान के आरंभिक शासक। पाकिस्तान के अपने प्रथम मंत्रिमंडल में गवर्नर जनरल की हैसियत से जिन्ना साहब ने कुल 6 सदस्य लिए थे। इनमें से 5 तो वे थे जिन्हें संयुक्त भारत के वायसरॉय के मंत्रिमंडल में देश के विभाजन के ठीक पहले जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में रखवाया था। छठे मंत्री पूर्वी बंगाल के थे। सर मोहम्मद जफरुल्लाह आरंभ में इसमें नहीं थे। मुझे याद है कि भारत सरकार काफी असमंजस में पड़ी थी जब ये न्यायाधीश होते हुए भी भोपाल के नवाब के कानूनी सलाहकार हो गए थे। विभाजन के समय ये शायद किसी हैसियत से राष्ट्रसंघ में गए हुए थे। पाकिस्तान की स्थापना के कुछ ही दिन पीछे ये विदेश से कराची आए। मुझसे इनकी मुलाकात शाबान साहब के यहाँ हुई। ये दिल्ली की विधानसभा में मेरे समय सदस्य थे। मैं इन्हें तब से जानता था। जफरुल्लाह साहब के ये मित्र थे। जफरुल्लाह स्वयं स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। सोफा पर बैठे हुए हम दोनों बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में रखकर बड़े प्रेम से बात की और देश की स्थिति पर बड़ा दुख प्रकट किया। वे उस समय भोपाल जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप किसी भारतीय नरेश के कानूनी सलाहकार कैसे हो सकते थे जब आप फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश थे? उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा करने के लिए साहस चाहिए जो मुझमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। मेरे निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। सर मोहम्मद जफरुल्लाह राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान के प्रतिनिधि कई बार रहे। वे हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में अध्यक्ष होने का भी आपको सम्मान मिल चुका है। वे फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लंबी अवधि के लिए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। भारत में यह उच्च से उच्च प्रबंध संबंधों यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पदों पर रह चुके हैं। सरकार के यही 3 अंग मांगने जाते हैं। केंद्रीय विधानसभा की मेरी सदस्यता के समय ये एक के बाद एक व्यापार मंत्री, रेलवे मंत्री और कानून मंत्री रहे और सभा के नेता भी नियुक्त किए गए। पीछे ये फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश हुए। ये बड़े ही योग्य पुरुष हैं। जो कोई शासन विभाग इन्हें दिया जाता है उसकी सब तफसीलें ये शीघ्र ही जान लेते हैं। व्यंग बोलने का इन्हें बड़ा शौक है और दूसरे की बुद्धू की संबंध में इन्हें तिरस्कार की भावना रहती है। उन दिनों विधानसभा में मेरा और इनका काफी संघर्ष रहता था, पर हमने अपनी निजी दोस्ती बनाए रखी। मुझे याद है कि 1939 में पाकिस्तान की स्थापना के प्रस्ताव पर मुझसे इनकी बातें हुई थीं। उस समय इन्होंने कहा था कि जिन्ना तो मूर्ख है। यदि पाकिस्तान की स्थापना हुई तो इससे हिंदुओं से अधिक मुसलमानों को क्षति पहुंचेगी। जब कराची में मुझसे इनकी पहली मुलाकात हुई तो मैंने इस वार्तालाप की याद इन्हें दिलाई। 8 वर्ष बीत चुके थे। मैंने उनसे पूछा, अब आप विभाजन के संबंध में क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आज भी मेरा वैसा ही विचार है। पीछे वे पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो गए और इस संबंध में मेरा उनका बहुत संपर्क रहा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जफरुल्लाह साहब से मेरा संबंध रुचिकर था, पर सामाजिक स्तर पर हमारा संबंध अच्छा ही था। भोजन पर जब उनसे मुलाकात होती थी तब सरकारी मामलों में मतभेद का कोई आभास नहीं मिलता था। मेरे लिए संभवतः यह कह देना उचित होगा, यद्यपि वे बड़े आस्तिक मुसलमान थे, पर पाकिस्तान में वे लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि वे कादियानी अथवा अहमदिया संप्रदाय का अपने को मानते थे। एक बार सरदार अब्दुल रब निश्तर ने मुझसे कहा, कादियानी लोग तो मुसलमान ही नहीं है। मुस्लिम शास्त्रों की मुझे कोई जानकारी न होने के कारण मैं नहीं कह सकता कि दोनों संप्रदायों में क्या भेद है, पर मैं ये अवश्य देखता था कि साधारण मुसलमान इनका पक्ष नहीं लेते थे। इस्लाम पर इनके भाषणों में मैं गया। इनकी विद्वत्ता और पैगंबर साहब और उनके संप्रदाय पर इनकी निष्ठा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। पुराने समय में वायसरॉय की प्रबंध परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब ये कानूनी सदस्य यानी लॉ मेंबर थे, तब विविध विधेयक यानी बिलों पर निर्वाचित विशिष्ट समितियों और सिलेक्ट कमेटियों की बैठकों के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसी एक बैठक में हम कांग्रेस सदस्यों ने किसी विधेयक में बहुत से संशोधन प्रस्तावित किए। बैठक समाप्त होने पर इन्होंने मुझसे कहा, आप कांग्रेस जन बड़े परिश्रम से अध्ययन करते हैं। उन्होंने ये कहा था, यू डू योर होमवर्क। इस पर मैंने उत्तर दिया, वी आर हियर फॉर दिस ओनली। हम लोग तो इसीलिए यहाँ भेजे गए हैं। तब इन्होंने कहा, मुस्लिम लीग के तो सदस्य ऐसा नहीं करते, वे भी तो इसीलिए आए हैं। यहाँ पे ये कहना उचित नहीं होगा कि जितने मुस्लिम सज्जन उच्च पदों पर रहे
वे सब पाकिस्तान की स्थापना की योजना के ही विरुद्ध थे। सर अब्दुल रहीम, सर मिर्जा इस्माइल, सर सुल्तान अहमद नवाब साहब, छतारी, सबसे मेरी बात हुई थी। सभी आरंभ से ही देश का विभाजन कर पृथक पाकिस्तान राज्य की स्थापना का विरोध करते थे। तिस पर भी पाकिस्तान स्थापित हो ही गया। बिना इसका अर्थ और परिणाम समझे हुए ही अधिकतर मुस्लिम जनता इसके पक्ष में हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खां बड़े ही सुसंस्कृत सज्जन थे। उनसे मिलकर सदा ही आनंद होता था। वे मेरी ही तरह उत्तर प्रदेश के थे। उन्हें मैं पहले से ही जानता था। प्रांतीय विधान परिषद के वे उपाध्यक्ष बहुत दिनों तक थे। उनसे मैं कितनी ही बार मिल चुका था। जब केंद्रीय विधानसभा के सदस्य हुए तब मुझे अधिक निकट से उनका परिचय मिला। जिन्ना साहब के वे दाहिने हाथ थे। पाकिस्तान की स्थापना के लिए बड़े प्रयत्नशील थे। उन्होंने मेरी नियुक्ति पर बड़ा हर्ष प्रकट किया। उन्होंने कहा, मुझे पूरी आशा है हमारा परस्पर का संबंध अच्छा रहेगा और हम साथ मिलकर काम कर सकेंगे। वास्तव में मेरा उनका संबंध बराबर अच्छा ही बना रहा। उन्होंने मेरे पिता डॉक्टर भगवान दास को पत्र भी लिखा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये पाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत से जो विशिष्ट मुस्लिम जब पाकिस्तान गए तब उन सब की संपत्तियां भारत में थीं। एक दिन बेगम लियाकत अली ने मुझसे कहा कि यदि संभव हो तो मुजफ्फरनगर वाली मेरी संपत्ति के संबंध में आप कुछ जानकारी प्राप्त कर मुझे स्थिति बतलाएं। मैंने पता लगाया। जिस दिन भारत से इस संबंध में उत्तर आया उसी दिन नवाबजादा साहब की किसी चाय पार्टी में मुझसे मुलाकात हो गई। मुझे यह नहीं मालूम था कि बेगम साहब ने बिना उनके जाने ही संपत्ति की चर्चा मुझसे की है। जो उत्तर भारत में मेरे पास आया था वो मैंने उनको बतलाया। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। मुझे आज याद नहीं कि मामला क्या था और क्या उत्तर मुझे मिला था। पीछे बेगम साहबा को भी मैंने पार्टी में देखा। मैं उनके पास गया और भारत सरकार का उत्तर उन्होंने दिया। मैंने ये कहा कि नवाबजादा साहब को भी मैंने बतलाया था पर वे अन्यमनस्क रहे। इस पर बेगम साहिबा ने मुझसे कहा, नवाब साहब ऐसे मामलों की कोई परवाह नहीं करते, सब भार और परेशानी तो मुझे उठानी पड़ती है। पीछे नवाबजादा ने मुझसे कहा, जब कोई भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए कार्य करता है तो कष्ट उठाने और हानि सहने के लिए तो उसे तैयार रहना ही चाहिए। ये भावना सर्वथा स्तुत्य है। अपनी संपत्ति के बारे में उन्होंने कभी भी एक शब्द मुझसे नहीं कहा। न वे पूछताछ करने के लिए कहते थे न किसी प्रकार की शिकायत करते थे। वास्तव में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ। अपने दिल्ली और बंबई के मकानों के संबंध में जिन्ना साहब को जो परेशानी थी उसके बारे में पहले लिख चुका हूँ। सर मोहम्मद जफरुल्ला अपने कादियान के मकान के संबंध में भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने मुझसे कहा, मकान बड़ा सुंदर है और मैं स्वयं अच्छे मकानों को पसंद करता हूँ। मुझसे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें समाचार मिला है कि मकान बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। मैंने फौरन ही पंजाब के राज्यपाल चंदूलाल त्रिवेदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव को लिखा और पूछा कि वास्तव में स्थिति क्या है। उनका उत्तर आया कि मकान बिल्कुल सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची है। उन्होंने ये भी लिखा, यदि मोहम्मद जफरुल्ला चाहें तो स्वयं देख सकते हैं या किसी को भेजकर जांच करा लें। मैंने ये सब बात जफरुल्ला साहब को बताई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा, हाँ ये सब मैं जानता हूँ। दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता था उसी तरह तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। इस वार्ता से मैं स्तंभित हो गया। मैं तो जो सत्य बात थी वही कह रहा था। वायसरॉय की प्रबंध समिति के सदस्य की हैसियत से वे क्या कहते थे ये तो वही जानते हैं। इन सब के पीछे से ये अनुमान किया जा सकता है कि भारत के उच्चायुक्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्री में बराबर परस्पर विश्वास का संबंध रखना सरल नहीं था। पाकिस्तान के वित्त मंत्री सर मोहम्मद गुलाम मेरे अच्छे मित्र थे। दिल्ली के विधानसभा के दिनों में मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। वे सहृदय पुरुष थे और वित्त संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ थे। वे पीछे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हुए और उनको सर्वसाधारण ने मुहाफिजे मिल्लत यानी जनता के रक्षक की उपाधि दी। वे बराबर रुग्ण रहा करते थे। उनकी मृत्यु भी जल्दी ही हो गई। मेरा इनका परस्पर का संबंध बड़ा मैत्रीपूर्ण था। हम दोनों अक्सर ही मिला करते थे। इन्हें पाकिस्तान से यह बड़ी शिकायत थी कि यहाँ पान नहीं होता। मेरी नगरी काशी उत्तम से उत्तम पान के लिए सदा से प्रसिद्ध रही है। मैं स्वयं पान का बहुत कम प्रयोग करता हूँ, पर मैं सरलता से इसे उनके लिए मंगा सकता था। मेरे भेजे हुए पान के पार्सल वे बड़े प्रेम से ग्रहण किया करते थे। सन 1948 में 2 भारत पाकिस्तान सम्मेलन हुए, एक कलकत्ता में और एक कराची में। कलकत्ते में पाकिस्तान मंडल के मुखिया सर गुलाम मोहम्मद थे। मैं उन्हीं के साथ कलकत्ता गया। कलकत्ता से वे चिटगांव और ढाका गए। उनके आग्रह करने पर मैं भी उनके साथ गया। हमारे मंडल के मुखिया श्री केसी नियोगी थे। वे उस समय केंद्र में शरणार्थी संबंधी विभाग के मंत्री थे। कराची के सम्मेलन में पाकिस्तान मंडल के मुखिया जफरुल्ला साहब थे।
हमारे नेता श्री गोपाल स्वामी अयंगार थे। दोनों ही सम्मेलन निरर्थक सिद्ध हुए। दोनों पक्ष एक दूसरे की शिकायतों से भरे हुए थे। वास्तव में कोई समझौते के लिए तैयार नहीं प्रतीत होता था। ठीक वही शिकायत एक पक्ष की दूसरे पक्ष के विरुद्ध थी जो दूसरे पक्ष की पहले पक्ष के विरुद्ध थी। दोनों के अभियोग पत्र में पाकिस्तान के स्थान पर भारत और भारत के स्थान पर पाकिस्तान लिखी जाना पर्याप्त था, क्योंकि शिकायतें हूबहू एक सी थीं। पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिव श्री अहमद ने कलकत्ता सम्मेलन में कहा, मैं तो अभियोक्ता होकर आया था पर यहाँ स्वयं अभियुक्त हो गया। दोनों ही सम्मेलनों का वातावरण बड़ा आतंकमय था। स्थिति वैसी ही अब भी बनी हुई है। अभी हाल में भारत ने पाकिस्तान के 4 वायुयानों के अफसरों पर भेदिया होने का दोष लगाया। पाकिस्तान ने फौरन ही ठीक उसी पद के 4 भारतीयों पर वही दोष लगाया। फिर भारत ने 3 पाकिस्तानियों को अनुचित कार्यवाही करना बताया। पाकिस्तान को भी वैसे ही 3 मिल गए। दृश्य पर हंसी आती यदि हमें रुलाती ना। ढाका में मैं जब बाहर जाता था तो मेरे साथ बहुत से सशस्त्र अंगरक्षक एक लंबी कतार में मोटर गाड़ियों पर मेरे आगे पीछे चलते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। जब मैं ये कहता था मुझे ऐसा प्रदर्शन नहीं चाहिए तो मुझसे कहा जाता था कि बिना इतने रक्षकों के आपको सार्वजनिक सड़कों पर हम निकलने नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन का मैं अतिथि था। किसी समय वे संयुक्त बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वे भी सम्मेलन के लिए कलकत्ता आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं कलकत्ता आता हूं तो अपने को भूल जाता हूं। कलकत्ते में वे बड़े प्रसन्न रहते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि हम घर पर हैं। कलकत्ते के होटलों में वे बड़े आदरणीय आगंतुक माने जाते थे। ढाका में मैं वकीलों की समिति यानी बार एसोसिएशन में भी गया। उस समय वहां पर बहुत से हिंदू वकील थे, पर सभी वहां से चलने की तैयारी कर रहे थे। पुरानी दिल्ली की विधानसभा के कई सहयोगी मुझे मिले। काशी के मित्रों की पुत्रियां भी मिली जिनका विवाह वहां हुआ था। रामकृष्ण सेवाश्रम भी मैं गया। लोग मुझे वहां के आसपास के गांवों में भी ले गए। हिंदू ग्रामीण स्त्री पुरुष अपने काम में जहां व्यस्त थे, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता था कि अपने को भारत से पृथक अनुभव कर रहे हैं। कलकत्ता सम्मेलन के संबंध में यह कह देना भी उचित होगा कि जब कराची से हमारे वायुयान देर तक रात्रि के समय दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली सचिवालय के लोगों ने पाकिस्तानी सचिवों का बड़े प्रेम से स्वागत किया। कितने ही लोग गले गले मिले। ऐसा प्रतीत होता था कि बिछड़े हुए प्रेमी भाई बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और एक दूसरे को देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। मेरे दिल में तो यह आश्चर्यपूर्ण प्रश्न बराबर बना रहा और रहेगा कि देश का विभाजन ही क्यों हुआ। हिंदू मुसलमानों में कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। सामूहिक रूप से भी वे शांतिपूर्वक अपना अपना व्यवसाय करते थे। देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में ताने बाने की तरह गुथे थे। संभव है भविष्य के विद्वान इतिहासज्ञ इसकी खोज करें। नमस्कार। ये सारा विवरण जो इस चैप्टर में है हमारे सामने इतने सारे यक्ष प्रश्न खड़ा कर देता है। इतने सारे सवालों से हम घिर जाते हैं कि आखिर हुआ ही क्यों विभाजन की जरूरत ही क्या थी? इससे किसी को क्या हासिल हुआ? सिवाय अनंत कष्टों की महागाथा के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। महाजिर कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन ने तो कह ही दिया है कि यह शताब्दी का सबसे बड़ा ब्लंडर है, यह सबसे बड़ी भूल है। जितने भी लीडिंग पॉलिटिकल एलीट थे जो मुस्लिम थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। वो बार बार ये कहते थे कि ये गलत हुआ है, ये मूर्खता है। मोहम्मद जफरुल्लाह का ये कहना कि जिन्ना तो मूर्ख है, और विभाजन के 8 साल बाद भी ये कहना कि हाँ मैं अपनी उसी राय पे कायम हूं। ये सारी बातें इतने सारे सवाल खड़े करती हैं। और जब वो लोग सम्मेलन के लिए मिलते हैं, मिलने के समय कागजी स्तर पर वैचारिक रूप में मतभेद है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से शिकायतों का पुलिंदा लिए बैठे हैं, लेकिन गले मिल रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो यही है, वो तो यही के हैं, ये तो मेरा घर है, कलकत्ता तो मेरा घर है, यहां के लगता है कि मैं घर आ गया हूं। तो ये घर वापसी कब तक, और घर से दरबदर ही क्यों हुए? बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। धन्यवाद, नमस्कार।